मैं उसी वक्त आने वाली थी कि तभी मुझे एक फोन आया और उसने मुझे आगाह किया कि मैं ये दवा ना खाऊं। आरती, वो भी पापा जी से मिली हुई है। कह दो रजनी वर्मा से कि उन्हें ये खबर नहीं मिलने वाली। क्या मतलब है इसका? कि मैंने गीता से फोन करवा दिया था कि सोनाली वो दवा ना खाए। अब तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये काम मैंने मजबूरी में किया और मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकती। तुम उस बच्चे को कब तक बचा पाओगी? और अगर तुमने बचा भी लिया सोनाली, तो तुम्हें बलदेव सिंह से कौन बचाएगा? बलदेव जी कितने खतरनाक इंसान हैं, वो मैं जानती हूँ। अरे वो जिसके पीछे पड़ जाते हैं ना, उसका छूटना मुश्किल हो जाता है। और तुम तो उनके सामने ही हो। कब तक बचाओगी अपने आप को तुम? तो मैं क्या करूं? फिलहाल तो सोनाली मैं तुमको सिर्फ ये सलाह दूंगी कि सब कुछ भूलकर तुम अपनी जान बचाओ, अपने बच्चे की जान बचाओ। मैं समझी नहीं दीदी, क्या करना चाहिए मुझे? घर छोड़कर भाग जाओ, यहां से दूर, कहीं दूर चली जाओ, जहां बलदेव जी की नजर भी तुम पर ना पड़ सके। और किसी को भी इस बात का पता नहीं होना चाहिए कि तुम कहां हो। सिर्फ किसी भी तरह से खुद को और अपने बच्चे को बचा लो। लेकिन दीदी आप... अरे लेकिन के चक्कर में मत पड़ो सोनाली। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की मौत नहीं चाहती, और ना ही तुम्हें आंसू बहाते हुए देखना चाहती। इसीलिए कह रही हूं कि यहां से कहीं दूर चली जाओ और भूल जाओ अपने बच्चे के अधिकार की बात। अरे जब बच्चा बड़ा होगा तो अपने और बच्चे के अधिकार की लड़ाई लड़ते रहना। फिलहाल तो भाग जाओ सोनाली और अपने आप को बचाओ। चलो अब मैं फोन रखती हूँ। मैंने तो बहुत सोच समझकर तुम्हारे लिए फैसला किया है। अब इस फैसले पर सोच समझकर तुम्हें ही अमल करना हो। बाय। किस औरत ने फोन किया होगा सोनाली? खैर, मैंने उसे अच्छी तरह से समझा तो दिया है। अब सोनाली उस घर से जितनी जल्दी निकल जाए वही मेरे लिए अच्छा। क्या डॉक्टर आरती ने आपसे कहा कि सोनाली के बच्चे को मारने की कोशिश की गई थी? हे भगवान, कितना पतन हो चुका है लोगों का। शारदा जी, आप परेशान मत होइए, जो भी सच होगा सामने आ ही जाएगा। हम समझ रहे हैं। चलिए हम रखते हैं। नमस्कार मेघना जी। नमस्कार, बैठिए। क्या बात है, आप कुछ ज्यादा परेशान लग रही हैं? क्या बताए देवव्रत जी, बात ही कुछ ऐसी है। अभी अभी हमारी शारदा जी से बात हुई। उनकी घरेलू समस्याएं तो बढ़ती ही जा रही है। अब क्या हुआ? क्या कहे आपसे देवव्रत जी, अभी हम आपसे कुछ नहीं कह सकते। आप बस इतना समझ लीजिए कि रजनी वर्मा ने सोनाली को उकसाया, उसे ये कह के भड़काती रही कि उसके बच्चे को खतरा है। ये क्या कह रही हैं आप? जिस बच्चे के लिए इतना सब कुछ हुआ, जिसे पाने के लिए इतना बड़ा समझौता करना पड़ा, हमें रजनी वर्मा को मंत्री पद देना पड़ा, और वही रजनी वर्मा सोनाली को उकसा रही हैं कि उस घर में उस बच्चे की जान को खतरा है। क्या उल्टी बात है? अब ये उल्टी बात सही साबित हुई है। ये क्या कह रही हैं आप? थोड़े दिन पहले सोनाली की तबीयत खराब हुई थी, तब हमने ही डॉक्टर आरती को उसका चेकअप करने के लिए भेजा, क्योंकि वो एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। हाँ तो? पर अभी अभी पता लगा
कि डॉक्टर आरती ने ही सोनाली को एबॉर्शन की दवा दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि सोनाली ने दवाई ली ही नहीं। विश्वास ही नहीं होता कि कोई डॉक्टर ऐसा क्यों करेगा। इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। किसका वो बाद में देखा जाएगा। अभी जरूरत इस बात की है कि डॉक्टर आरती को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हमने भी शारदा जी से कहा कि डॉक्टर आरती के ऊपर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए, पर उन्होंने मना कर दिया। अभी साबित तो नहीं हो सकता कि डॉक्टर आरती ने ही एबॉर्शन की दवाई दी थी सोनाली को, क्योंकि शारदा जी बता रही थी कि डॉक्टर वाली पर्ची पर दवाई का नाम भी नहीं लिखा था। कहीं अपनी बात सच साबित करने के लिए रजनी वर्मा ने तो ये खेल नहीं खेला। कुछ और भी बातें हैं देवव्रत जी जो वक्त के साथ सामने आएगी। पर मेघना जी, मैं तो ये सोच रहा था कि हमें किसी भी तरह आरती से ये सच उगलवाने की कोशिश करनी चाहिए। आ गई तुम। मैं पूछता हूं कि जब तुमने सोनाली को दवा दे दी थी तो तुम्हें गीता से फोन करवाने की क्या जरूरत थी? कितनी बार बताऊं आदित्य, मैं उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहती थी। मेरे जमीर ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। और नतीजा क्या हुआ? तुम्हें वहां से बुलावा आ गया और मैं यहां परेशान हूं कि तुम्हारे साथ पता नहीं वहां क्या सलूक हो रहा होगा। मेरे साथ वहां जैसा भी सलूक हुआ मैंने बर्दाश्त कर लिया और वो बात भी वहीं खत्म हो गई और उस घर के दरवाजे भी मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है? प्लीज आदित्य, मुझे हर बात के लिए मजबूर मत करो। तुम जो भी कह रहे हो मैं कर रही हूं ना, लेकिन अब मैं रजनी जी को क्या जवाब दूं? क्या बताऊं उन्हें? अरे तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से हम दोनों रजनी जी की नजरों में बुरे बन जाएंगे। एक छोटी सी गलती बने हुए रास्ते बिगाड़ देती है। रजनी जी को बताने की जरूरत ही क्या है कि मैंने फोन करके उन्हें आगाह किया था। तुम नहीं समझ पा रही हो कि तुमने ये कदम उठाकर कितनी बड़ी गलती की है। अरे ऐसा करने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती। कोई जरूरत नहीं थी पूछने की और शायद वक्त भी नहीं था। कह देना रजनी वर्मा से कि बात खुल गई। कैसे खुली तुम्हें नहीं पता। वहां से भी यही खबर आएगी कि किसी ने फोन किया था। और रजनी वर्मा तो ये सपने में भी नहीं सोच सकती कि वो फोन मैंने करवाया था। और तुम रजनी वर्मा से ये भी कह देना कि अब उस घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और इस काम को अंजाम देना अब मेरे लिए नामुमकिन है। राजनीति में जब भी बातें कीजिए, बड़ी बड़ी बातें कीजिए, दूसरे की कमियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कीजिए और अपनी कमियों को ढकने की कोशिश कीजिए। ढकने की कोशिश कीजिए? क्या ढकने की कोशिश कीजिए? अरे कोई कमी होगी तो ढकी जाएगी ना। और राजनीति में जिनका नाम खराब हो जाता है ना, वो क्या बोलने से उन लोगों को सही मान लेते हैं क्या? बताइए जरा। लेकिन वो तो बार बार यही कहता है ना कि उसके साथ साजिश की गई है, उसे फंसाया गया है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये मान लेते हैं कि बेचारे के साथ साजिश की गई है। राजनीति में चाहे जो कीजिए, लेकिन अपनी कमियों को कभी स्वीकार मत कीजिए।
हरदम यही कहते रहिए कि मुझे फंसाया जा रहा है। अब आपकी काबिलियत यही है कि जनता को इस बात का यकीन कैसे दिलाते हैं। समझ गई मैं। अगर गलती से भी आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई तो फौरन पलटी मार जाइए। क्या आपने ऐसा नहीं कहा था? आपकी बात का गलत अर्थ निकाला गया, आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वगैरह वगैरह। हमारे गांव में ना एक मुहावरा कहा जाता है कि अगर चोरनी बनो तो ऐसी बनो कि इतना बोलना आना चाहिए कि किसी को बोलने का मौका ना दो, और वो तुम्हें चोरनी साबित ना कर पाए। बिल्कुल सही, यही तो होता है राजनीति में। और इसके साथ ही दिखावा भी बहुत जरूरी होता है। आपको इस बात के रास्ते निकालने पड़ते हैं कि आप जनता के बीच चर्चा में बने रहें। आप अगर सरकार में नहीं हैं, तो सरकार में कमियां ढूंढिए, और अगर सरकार में हैं, तो हर कमी का ठीकरा विपक्ष के सर पर फोड़ते हैं। चलो अब कुछ दूसरी चीजें सीखते हैं कि जब कहीं आप दौरे पर जाएं तो आपकी चाल ढाल, आपका तौर तरीका कैसा होना चाहिए। आपकी चाल में एक अकड़, एक आत्मविश्वास नजर आना चाहिए, समझी? रामेश्वर जी, आप यहाँ? जी हाँ, पर इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है। अंदर आने को नहीं कहेंगी आप? आइए। आपका अचानक यहाँ आना किसी बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा करता है रामेश्वर जी, क्योंकि यूं ही तो आप यहाँ आएंगे नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, पर इसमें भी इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये सच है कि प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। इस समय हमें आपकी जरूरत है, तो यकीनन हमें आपके पास ही आना पड़ेगा। आपको हमने एक प्रस्ताव रखा था, कुछ कहा था आपसे। हमें बस आप अपने बच्चे का पता बता दीजिए। ये बता दीजिए कि ब्रज कहां है। मान लीजिए रामेश्वर जी, मुझे नहीं पता कि ब्रज कहां है। आपको शायद मेरी बात पर यकीन नहीं, लेकिन सच्चाई यही है। आपने जिसे सीने से लगाकर 2 साल तक रखा, आज वो आपके सामने से गायब है और आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं। जाहिर सी बात है कि आपको अच्छी तरह से पता है कि वो बच्चा कहां है, कहां रखा गया है और किस हालत में है। नहीं, शिकन नहीं है रामेश्वर जी, और ये इस बात का सबूत है कि मैं जानती हूं कि मेरा बच्चा सुरक्षित है। उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। बच्चा एक मां की गोद से निकलकर दूसरी मां की गोद में चला गया, और बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसकी मां की गोद ही होती है। सिर्फ किसी भी तरह से खुद को और अपने बच्चे को बचाना,
रजनी दीदी ने बिल्कुल सही कहा है, पापा जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिंदगी एक भंवर है। और बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसकी माँ की गोद ही होती है। आप रजनी वर्मा की बात कर रही हैं ना? हम जानते हैं कि बच्चा रजनी वर्मा जी के यहां पहुंच चुका है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि रजनी वर्मा ने उस बच्चे को कहां रखा है, आखिर वो है कहां? सच तो ये है रामेश्वर जी कि अगर मैं जानती भी तो भी शायद आपको नहीं बता। लेकिन उसी के साथ एक सच ये भी है कि मैं जानती ही नहीं हूं कि ब्रज कहां है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आपको बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं कि उसे कहां रखा है। हम आप पर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। और सुनिए, बलदेव जी भी ये नहीं चाहते कि आपसे जबरदस्ती उगलवाया जाए और इस बात से किसी को भी तकलीफ हो। बस हम तो मामले को सिर्फ सुलझाना चाहते हैं। चलिए, हम आपसे एक सौदा करते हैं। सौदा? कैसा सौदा? नहीं 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 नहीं, ब्रज की जिंदगी और मौत का सौदा नहीं, बल्कि उसके बारे में बताने का सौदा कि वो कहां है। मुझे ये नहीं पता कि रजनी वर्मा आपको क्या देगी। रजनी वर्मा को बच्चा सौंप कर आपको सुकून जरूर मिला होगा, लेकिन इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं दे सकती आप। अरे जिसके पास कुछ है ही नहीं वो आपको देगी भी क्या? लेकिन हम आपको दे सकते हैं। देखिए, मैं बलदेव जी की ओर से आपको एक प्रस्ताव रखता हूं। आप बस उस बच्चे का पता बता दीजिए, इसकी इवज में आपको 5 करोड़ मिलेगा। 5 करोड़ अच्छी खासी रकम है। सोच लीजिए, इस काम के लिए मैं आपको 5 करोड़ रुपए दिलवाता हूं। 5 करोड़ कमाने में हो सकता है कि आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाए, लेकिन आप फिर भी 5 करोड़ नहीं कमा पाएंगे। आपको करना क्या है? बस सिर्फ बच्चे का पता बताना है, बस। 5 करोड़ आपको सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि रजनी वर्मा से सिर्फ आप उगलवा सकती हैं कि ब्रज कहां है। आप उसके पास जाइए, गिड़गिड़ाइए। आपने बच्चे को पाला पोसा है, आप मां के अधिकार से उससे पूछ सकते हैं कि मेरा बच्चा कहां है। अगर वो बता दे कि बच्चा कहां है, हमें बस इतना पता चल जाए, तो समझ लीजिए 5 करोड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। याद रखिएगा, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चलता हूं।
अगर मेरे बच्चे को मारने की कोशिश हो सकती है तो उसे मारने की कोशिश क्यों नहीं हो सकती? मुझे रजनी दीदी की बात पर अमल करना ही होगा। मुझे यहाँ से जाना होगा, जाना ही होगा, जाना ही होगा। बहू जी, आप क्या सोचकर परेशान हो रही हैं? आप तो बेवजह सोचती रहती हैं। अरे मालकिन ने जो कहा है वो तो वो कर ही रही है ना। और आज तो वसीयत भी तैयार हो गई। हाँ बहू जी, और आपको पता है मालकिन ने पहले ही सक्सेना जी को वकील साहब के यहाँ भेजा है वसीयत लाने के लिए, और वो वसीयत लेकर आते ही होंगे। और मालकिन ये भी कह रही थी कि वो किसी भी तरह से वसीयत पर साइन करवा कर ही रहेंगी। और फिर बहू जी, ये जो सारा झमेला खड़ा हुआ है ना, आज ये खत्म ही हो जाएगा। खैर, मैं आपसे ये पूछने आई थी कि शाम को नाश्ते में क्या बनाऊं? कुछ भी बनाओ। जी बहू जी। बात तो ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस घर में मैं अकेली पड़ गई हूँ। माँ जी पूरी तरह से मेरे साथ है और माँ जी की ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। आखिर मैं उनके बेटे के बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। माँ जी भला पापा जी की किसी नाजायज औलाद को इस बच्चे का अधिकार छीनकर क्यों देने देंगे? और आज ही अगर इस बात का फैसला होना है तो ये देखना पड़ेगा कि क्या माँ जी पापा जी को वसीयत पर दस्तखत करने पर मजबूर कर देती है। इस भूल के बाद आपको पछताने का कोई मौका नहीं है। मैं आपको आगाह कर रही हूँ कि भूल कर भी किसी वसीयत पर कोई दस्तखत मत कीजिएगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं भी यही सोच रही हूँ। उस बच्चे के बारे में डॉक्टर आरती को जरूर बताऊंगा।